हेलो फ्रेंड्स, एक्सट्रीम लर्निंग एकेडमी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, मैं हूं मोहम्मद अफजल और आज के इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं भारत में डचों का आगमन। पिछली क्लास में हमने भारत में पुर्तगालियों के आगमन को पढ़ा था। हमने पढ़ा था कैसे पुर्तगाली भारत में आए, कैसे उन्होंने यहाँ पर व्यापार को स्थापित किया, कैसे उन्होंने हिंद महासागर पर लगभग 100 वर्षों तक अपना अधिकार रखा, कैसे वो भारत से व्यापार करते रहे और कैसे मोटा मुनाफा कमाते रहे। उसी के क्रम में जो डच आए तो पुर्तगालियों के बाद डच आए। सबसे पहले हम जानते हैं कि डच कौन थे। हु इज़ द डच, डच कौन थे। डचों के बारे में हम जानते हैं कि डच कौन है। इसके लिए हमें थोड़ा मैपिंग का सहारा लेना पड़ेगा। हमें थोड़ा एक यूरोप का एक मानचित्र बनाना पड़ेगा। सबसे पहले यूरोप का एक मानचित्र छोटा सा हम ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे। देखिए, कुछ इस प्रकार से यूरोप का आपको मानचित्र देखने को मिलेगा। ये यूरोप का मानचित्र है। तो इसमें जिस तरीके से आप देख पा रहे हो, ये आपका यूरोप है और यह इधर आपका अटलांटिक महासागर है। तो यूरोप के में हम यहाँ पर जानेंगे कि यहाँ पर जो है डच कौन थे और डचों का देश कौन था। तो सबसे पहले आप यहाँ पाओगे तो इस तरीके से ये आपका पुर्तगाल है। पुर्तगाल से फिर ये आपका जो है यहाँ पर आपका पुर्तगाल है और यहाँ पर आपको एक विस्की की खाड़ी देखने को मिलेगी। ये आपकी विस्की की खाड़ी है। यहाँ पर आप आगे आओगे तो इस तरीके से यहाँ पर दो द्वीप और आपको देखने को मिलेंगे। ये ब्रिटेन के द्वीप हैं। इस तरीके से यहाँ पर आओगे, यहाँ पर आपका इंग्लिश चैनल है। इस तरीके से ये थोड़ा ऊपर कर लेते हैं हम। इस तरीके से ये आपकी विस्की की खाड़ी है। ये आपके ब्रिटेन के द्वीप है। यहाँ पर आएंगे आप तो एक आपको इंग्लिश चैनल, ये आपका एक इंग्लिश चैनल है। और इसी के पास यहाँ पर ही दो देश आपको देखने को मिलेंगे। एक देश यहाँ पर है और एक देश यहाँ पर है। तो ये जो देश है आपका, ये है बेल्जियम है और ये है आपका नीदरलैंड। ये दो देश हैं और इन्हीं दो देशों में जो ये नीदरलैंड है और यहीं के जो निवासी थे, जो मूल निवासी थे, वो कहलाए थे डच। तो सबसे पहले आपके सवालों का जवाब आपको मिला कि डच कौन थे। तो नीदरलैंड के रहने वाले जो लोग थे, जो निवासी थे, वो डच थे। ये आपने जान लिया। उसके बाद फिर हम जानते हैं कि आप सबको पता है कि जो है एक घटना घटी थी 1581 में। आप यहाँ देखते हो, ये आपका पुर्तगाल है, पोर्चुगस, जिसकी जो कैपिटल है वो है लिस्बन। इसकी राजधानी क्या है? इसकी जो राजधानी है वो है लिस्बन। 1581 में 1580 या 81 में जो है, तो इस तरीके से यहाँ पर आपका पुर्तगाल है और यहाँ पर आपका स्पेन है। तो स्पेन का आधिपत्य पुर्तगाल पर था। पुर्तगाल जो है अधिकार में था स्पेन के। स्पेन ने कई साल उस पर जो है अपना अधिकार रखा। 1581 के पास करीब जो है जो स्पेन से पुर्तगाल आज़ाद हो गया। ये आज़ाद हो गया और इसी तरीके से जिस प्रकार से स्पेन के अधिकार क्षेत्र में था पुर्तगाल, उसी तरीके से नीदरलैंड भी था। यानी पुर्तगाल और नीदरलैंड दोनों स्पेन के अधिकार में थे, यानी दोनों पर जो है स्पेन का कब्जा था। 1581 में जब जो है आज़ाद हो गया पुर्तगाल, उसके कुछ ही समय पश्चात जो है नीदरलैंड भी जो है आज़ाद हो गया। तो जो पुर्तगाल आज़ाद हुआ तो फिर उसने व्यवसाय के बारे में सोचा, उसने जो है व्यापार के बारे में सोचा और उस तरीके से उसने भारत की खोज की। तुरंत बाद जो है तो नीदरलैंड भी जो है आज़ाद हो गया और फिर भी वो जो है संयुक्त जो है उद्यम के बारे में सोचने लगा, व्यापार के बारे में सोचने लगा। लेकिन जो नीदरलैंड देश था दोस्तों, वो बहुत गरीब, मतलब उसके पास इतना धन, इतना पूंजी उसके पास नहीं थी जिसके से वो जो है पूरे विश्व में व्यापार कर सके। उसके पास इतना धन नहीं था, वो बहुत ही जो है गरीब था। उसने फिर क्या किया, उसने छुटपुट व्यापार करने के लिए सोचा। और जिस तरीके से आप यहाँ पर आगे देखोगे तो उसने क्या किया कि जो नीदरलैंड है, तो नीदरलैंड की जो राजधानी है, जो इसकी जो कैपिटल है, वो है एम्स्टर्डम। और इसी के पास एक बंदरगाह यहाँ पर स्थित है, रोटरडम। ये एम्स्टर्डम इसकी कैपिटल है नीदरलैंड की, और रोटरडम एक बहुत प्रसिद्ध बंदरगाह है जो कि राइन नदी के तट पर है। राइन नदी कहाँ पर है आप देखोगे, यहीं से एक नदी निकलती है जो जर्मनी की ओर जाती है। इस तरीके से एक नदी है जो जर्मनी की ओर जाती है, जिसका नाम है राइन नदी।
बहुत यूरोप की सबसे जो है खास नदी है। तो और इसी के कोने पर स्थित है, यहाँ पर स्थित है आपका रोटरडम, जो बहुत बड़ा जो है बंदरगाह है। तो इनके पास फिर इन्होंने क्या किया कि जो नीदरलैंड के निवासी थे, डच थे, वो सीधा आए कहाँ पर, वो आए पुर्तगाल। पुर्तगाल की जो कैपिटल है लिस्बन आए, लिस्बन पे आए। और इन्होंने जो पुर्तगाली भारत से माल खरीदते थे, माल में क्या होता था, सूती वस्त्र होते थे, मसाले होते थे, औषधियाँ होती थी। तो ये जो डच थे वो लिस्बन से उठाते, और उठाने के बाद वो सब क्या करते थे, वो इसी तरीके से फिर विस्की की खाड़ी को पार करके, इंग्लिश चैनल को पार करके फिर यहाँ पर अपने एम्स्टर्डम में लाते, और फिर रोटरडम बंदरगाह की सहायता से वो पूरे यूरोप में क्या करते थे, उस माल की आपूर्ति करते थे, अर्थात सप्लाई करते थे। ये काम होता था इनका। इन्होंने बहुत ज़्यादा जो है धन कमा लिया इससे, इनको प्रॉफिट होने लगा, और इन्होंने अच्छा खासा जो है इससे जो है मुनाफा कमाया। जब इन्होंने मुनाफा कमाया तो इन्होंने सोचा कि अब हमें जो है आगे अपने व्यापार को बढ़ाना है। और इसी के क्रम में जो मुनाफा इन्हें हुआ था जो है इस व्यापार से, इससे उन्होंने क्या किया, इससे इन्होंने दो चीज़ें बनाई। इससे इन्होंने पहले दो चीज़ें कौन कौन सी बनाई उसको हम देखते हैं। पहले इसको हम मिटा देते हैं। जो इन्हें व्यापार से मुनाफा हो रहा था, उस व्यापार से इन्होंने दो चीज़ें बनाई। कौन कौन सी चीज़ें बनाई? इन्होंने पहला बनाया था आपका, इन्होंने दो चीज़ें बनाई। पहली बनाई इन्होंने नौसेना, दूसरा बनाया इन्होंने जलयान बनाए। जलयान में भी एक प्रकार का शिप होता है जिसे कहते हैं फ्लूट शिप। इन्होंने फ्लूट शिप बनाए। फ्लूट शिप क्या होते हैं? एक प्रकार के ये शिप होते हैं जो काफ़ी हल्के होते हैं। कैसे होते हैं ये हल्के होते हैं। और क्या होता है कि ये हल्के होने के कारण इन्हें जो खेने की, जो इनको चप्पू की जो आवश्यकता होती है लोगों की, वो बहुत कम होती थी। ये हल्के होते थे और ये जल्दी ख़राब नहीं होते थे, और इनको जो खेने में जो व्यक्तियों की जो आवश्यकता होती थी वो बहुत कम होती थी। इससे क्या हुआ कि आने जाने में जो धन खर्च होता था उसमें काफ़ी कटौती हुई। तो इन्होंने नौसेना बनाई और इन्होंने जलयान बनाए, फ्लूट शिप प्रकार के इन्होंने जहाज़ बनाए। ये जहाज़ जो होते थे ये काफ़ी जो है अद्भुत और अनोखे होते थे। डचों की सबसे बड़ी जो खासियत थी वो इसी प्रकार के शिप्स थी। इन्होंने देखा था, ये क्या करते थे, ये इतिहास से सीखते थे। इन्होंने देखा था कि जो पुर्तगाल के लोग थे उन्होंने जहाज़ बनाए थे, उन्होंने व्यापार किया था, हर चीज़ किया था, लेकिन उन्होंने उसमें थोड़ा चीज़ों को ऐड किया, जोड़ा। उसने देखा कि हमें क्या करना है, कैसे अपनी, क्योंकि उन्हें पता था नौसेना बनाने के पीछे उनका कारण था। क्या कारण था? क्योंकि उन्हें पता था कि अगर हमें भारत से व्यापार करना है या भारत के किसी क्षेत्र से व्यापार करना है तो उन्हें पुर्तगालियों का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने देखा था, उन्होंने महसूस किया था कि क्या हश्र हुआ था अरब के व्यापारियों का, कैसे पुर्तगालियों ने अरब के व्यापारियों को तहस नहस कर दिया था, उनके शिप को बर्बाद कर दिया था। तो उनके माइंड में पहली चीज़ें क्या थी? उनके माइंड में पहली चीज़ें थी कि हमें अपनी नौसेना को मजबूत करना है, सुदृढ़ करना है, देन हम जो है भारत की ओर व्यापार करने के लिए जाएंगे। इसी के लिए उन्होंने जो भी धन उन्हें प्राप्त हुआ था व्यापार से, उस धन को उन्होंने नौसेना पर और जहाज़ों पर खर्च किया था। तो इस प्रकार से उन्होंने नौसेना अपनी मजबूत की, क्योंकि उन्हें पता था कि कभी भी अगर वो भारत व्यापार करने आए तो उन्हें पुर्तगालियों का सामना करना पड़ेगा, पुर्तगालियों से युद्ध करना पड़ेगा। उस स्थिति में उन्होंने अपनी नौसेना को बहुत मजबूत कर लिया था। तो इस प्रकार से हमने ये जाना, उन्होंने इतनी सारी चीज़ें की। जब उनके पर्याप्त धन उनके पास हो गया तब जो है उन्होंने, तो इस प्रकार से उन्होंने अपनी नौसेना सुदृढ़ की और अपनी जलयान बनाए। उन्होंने क्या हुआ कि भारत सबसे पहले, अब बात करते हैं कि डचों के आगमन को करते हैं कि कब जो है डच तो वो भारत आए थे। सबसे पहले जान लीजिए कि 1500, यहाँ पर एक डेट हम लिख देते हैं, 1595 से 1596 के मध्य जो है डच का एक जो है प्रतिनिधि जिसका नाम था कार्लिनस। क्या नाम था उसका? कार्लिनस देहस्तमान। क्या नाम था उसका? देहस्त देहस्तमान, जिसको हम हाउटमैन भी कहीं कहीं हमें लिखा मिलता है, जिसे हम हाउटमैन भी कहते हैं।
तो 1595 से 1596 के मध्य कार्लिनस देहस्तमान जो कि डच का एक प्रतिनिधि था, या समझ लीजिए एक व्यक्ति था जो भारत के लिए निकला या भारत पहुंचा। तो सबसे पहले ये 1595-1596 में कार्लिनस देहस्तमान हाउटमैन जो है तो वो निकला, भारत के लिए निकला, लेकिन वो जो है सबसे पहले भारत नहीं गया। ये एक प्रश्न है, डच कभी जो है पहले भारत नहीं गए थे, हम आगे पढ़ेंगे गए थे, लेकिन सबसे पहले जो इसका प्रतिनिधि था वो भारत ना जा करके आया यहाँ पर, कार्लिनस देहस्तमान आया यहाँ पर इंडोनेशिया में। ये क्या है आपका, ये इंडोनेशिया है, ये क्या है, इंडोनेशिया। प्रश्न आता है कि क्या डच सबसे पहले कहाँ गए थे, तो वो इंडोनेशिया गए थे, ना कि भारत गए थे। भारत भी गए थे, लेकिन उन्होंने जो व्यापार जो स्टार्ट किया था वो इंडोनेशिया से ही किया था, और पहले वो पहुंचे थे इंडोनेशिया में। ठीक है, 1595 से 1596 में कार्लिनस देहस्तमान नाम का एक प्रतिनिधि जो है इंडोनेशिया पहुंचा। कब पहुंचा, 1595 में। 1595 में ये आया, और यहाँ पर जो है इसने यहाँ पर, यानी ये इंडोनेशिया, इस तरीके से आप देखेंगे तो ये आपका मलाया प्रायद्वीप है, मलाया प्रायद्वीप। प्रायद्वीप मैंने आपको बताया था आपकी हमारी ज्योग्राफी की क्लासेस में कि प्रायद्वीप क्या होते हैं। ये आपका जकार्ता था, इस तरीके से। ये आपका जावा है, इस प्रकार के ये प्रमुख द्वीप हैं। तो सबसे पहले वो कहाँ, इंडोनेशिया गया। इंडोनेशिया जाने का कारण ये था, मैंने आपको जब पुर्तगालियों के आगमन में पढ़ाया था तो मैंने बताया था कि जो पुर्तगाली थे तो वो भारत से व्यापार करते थे मसालों का। मसालों के व्यापार में उन्हें ज़्यादा बेनिफिट होता था, उन्हें ज़्यादा मुनाफा होता था, क्योंकि उस समय जो है इंडोनेशिया को मसालों के द्वीप, आइलैंड्स ऑफ स्पाइसेस कहा जाता था। मसालों के द्वीप कहते थे यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर जो मसाले, काले मिर्च, जीरा वगैरह यहाँ पर ज़्यादा जो है उत्पादित होता था। तो सबसे पहले जो ये डच थे, सबसे पहले कहाँ पे आए, यहाँ पर इंडोनेशिया में आए। और इंडोनेशिया में आने के बाद इन्होंने जो है तो 1602 में इन्होंने क्या किया, इन्होंने 1602 में एक इंडोनेशिया में एक स्थान है जिसका नाम है वांटम। क्या नाम है, वांटम। 1602 में इन्होंने जो है वांटम नामक स्थान इंडोनेशिया में उसे जीत लिया। किससे जीता था, पुर्तगालियों से जीता। अभी तक आप जब आगे हमारी क्लासेस इसको में पढ़ोगे तो आपको जो डचों के साथ जिसकी भी जो लड़ाई दिखाई होगी वो सब पुर्तगालियों से होगी। यानी इनका जो मुख्य प्रतिद्वंदी था उस समय पे वो पुर्तगाली थे, ना कि अंग्रेज़ थे, ना फ्रांसीसी थे। अभी जितनी भी लड़ाई ये लड़ेंगे या हारेंगे या जीतेंगे वो सब जो है पुर्तगालियों से लड़ेंगे। तो उस प्रकार से इन्होंने क्या किया, इस प्रकार से इन्होंने एक स्थान था वांटम को इन्होंने जीत लिया। कब जीत लिया, जो है 1602 में इन्होंने वांटम को जीत लिया। वांटम को जब इन्होंने जीता उस समय इन्होंने, इनके मन में फिर इनकी जो है, इन्होंने एक कंपनी स्थापित करने के बारे में सोचा। इन्होंने कंपनी जो है इनकी एक स्थापित की गई जो कि नेदरलैंड सरकार के पूरी तरीके से समर्थन में थी और उनके जो है देख रेख में थी। 1602 में इनकी कंपनी स्थापित की गई जिसका नाम था वेरीगंदे ईस्ट इंडीज़। क्या नाम था उसका, 1602 में ही जो है इनकी एक कंपनी बनी। क्या नाम था कंपनी का, वेरीगंदे ईस्ट इंडीज़। क्या नाम था उसका, ईस्ट इंडीज़, ईस्ट इंडीज़। इसको ईस्ट इंडीज़ पढ़ लीजिए इसको आप, जिसे ब्रैकेट में कहा जाता था यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड। इसका जो नाम था वो था यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड, जिसे हम वेरीगंदे ईस्ट इंडीज़ भी पढ़ते हैं। ये उसी का दूसरा नाम था। जब ये कंपनी भारत में आई व्यापार करने के लिए, जब इसने अपनी 1602 में ये कंपनी बनी, उस समय ये कंपनी कुछ कारणों से बहुत महत्वपूर्ण भी थी दोस्तों। कैसे थी कि ये एक ऐसी कंपनी थी, अब तक के इसमें आपने पुर्तगालियों को पढ़ा था,
इन्होंने जो कंपनी बनाई थी वो एक वक्त के हिसाब से अपनी कंपनी बनाई थी, स्टार्ट ऑफ द इंडिया। लेकिन जो ये कंपनी थी जो कि नेदरलैंड सरकार के पूरी तरीके से देख रेख में थी, और इस कंपनी की सबसे ख़ास बात ये थी कि ये जो कंपनी थी ये जो है इसमें कई सारे शेयर धारक थे। यानी इस कंपनी ने का जो है आम लोगों को, साधारण लोगों को भी अपनी शेयर बेचे थे, यानी उनको अपना पार्टनर्स बनाया था। तो इसने अपने जो है आम लोगों को इसने अपनी जो है शेयर बेचे थे। और ये एक ऐसी कंपनी थी जो लगातार लगभग 200 वर्षों तक अपने जो है पार्टनर्स को सबसे ज़्यादा रिटर्न देने वाली कंपनी थी। ये अपने पार्टनर्स को कितना रिटर्न देती थी? ये अपने पार्टनर्स को 18% रिटर्न देती थी, 18% रिटर्न देती थी। और लगातार इसने 200 वर्षों तक अपने पार्टनर्स को जो है ये रिटर्न इसने देना स्टार्ट किया था, जब तक कि ये कंपनी पूरी तरीके से जो है नष्ट ना हो गई, पतन ना हो गई, तब तक इसने जो है देखना स्टार्ट किया था। दूसरी बात, जब ये कंपनी बनी थी तो उस कंपनी में इसको जब वहाँ की सरकार ने इसको बनाया था तो कुछ चीज़ें इसको दी थी, कुछ इसको अथॉरिटीज़ दी थी, कुछ इसको जिम्मेदारियाँ दी थी, उसको हम यहाँ जानते हैं। इस कंपनी को जब बनाया गया था तो इसको सबसे पहले 21 वर्षों के लिए व्यापार की अनुमति दी गई थी, व्यापार की अनुमति कि आप 21 वर्षों तक व्यापार कर सकते हैं भारत में। इसे कुछ और शक्तियां प्रदान की गई थी। इसे पहली शक्ति दी गई थी कि आप जो है व्यापार तो कर ही सकते हैं, व्यापार करने के लिए तो आप आए हैं, आप जो है सैन्य कार्रवाई कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? सैन्य कार्रवाई, सैन्य कार्यवाही। मान लीजिए कि अगर आप व्यापार करने के लिए आए, अगर कहीं पर भी आपसे किसी से साथ झड़प हो गई तो आप एक युद्ध कर सकते हैं। इसको जो है यूनाइटेड स्टेट ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नेदरलैंड ने ये उसको शक्ति दी थी। तीसरी शक्ति दी थी संधियां करने की, ट्रेटी करने की शक्ति दी गई थी कि अगर किसी युद्ध में अगर आप चाहो तो आप संधि भी कर सकते हो। ये भी जो है इनको दे गई थी, क्या? संधि करने का अधिकार। क्या दिया गया था? संधि करने का अधिकार भी दिया गया था, संधि करने का भी अधिकार दिया गया था। तो उसी तरीके से ये कंपनी बनकर तैयार हुई 1602 में, और फिर ये जो है भारत ना आ जा करके ये जो है इंडोनेशिया गई। हाँ, हालांकि 1595 से लगा करके 1596 के मध्य ये सिर्फ इंडोनेशिया तक ही सीमित नहीं रहे थे। ये जो है भारत की जो आप देख रहे हो ये हिस्सा, ये कोरोमंडल तट का पूरा हिस्सा है। और यहाँ के तटीय जो राज्य थे उस समय के लोग, जो वहाँ के जो डच थे, वो यहाँ पर भी आए थे और यहाँ के राजाओं से उन्होंने संपर्क किया था। लेकिन जो है इंडोनेशिया को जो है मसालों का द्वीप कहा जाता था, मसालों का उत्पादन वहाँ ज़्यादा होता था, इसी के लिए सबसे पहले ये कहाँ आए थे? इंडोनेशिया में आए थे। तो हमने ये जाना कि किस प्रकार से जो है ये आए और इन्होंने वांटम को जीता। वांटम को जीतने के बाद इन्होंने वांटम जीता था 1602 में। 1605 में इन्होंने भारत में एक स्थान है, एक यहाँ पर मसूलीपट्टनम, तो मसूलीपट्टनम में इन्होंने 1605 में अपनी एक फैक्ट्री लगाई। क्या लगाई? फैक्ट्री, जिसे हम कोठी भी कहते हैं, ठीक है। अपनी पहली जो है फैक्ट्री लगाई इन्होंने 1605 में। और 1605 में इन्होंने फैक्ट्री लगाई और जो है वहाँ पर ये क्या करते थे? ये नील का व्यापार करते थे। क्या करते थे? नील का व्यापार, ठीक है। मसूलीपट्टनम में इन्होंने कोठी लगाई जहाँ पर ये नील का व्यापार करते थे। और उसी के बाद तो इस प्रकार से अगर प्रश्न पूछता है यूपीएससी या यूपीपीसीएस या किसी प्रकार की कॉम्पिटिटिव परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हो, उन परीक्षाओं में अगर आपसे प्रश्न पूछता है कि 1605 में डचों ने कहाँ पर फैक्ट्री लगाई भारत में, तो मसूलीपट्टनम में लगाई। तो वहाँ पर किसका व्यापार करते थे? वो मुख्यतः जो है नील का व्यापार करते थे, ठीक है। तो 1605 में इन्होंने यहाँ पर नील का व्यापार करते थे। उसी 1605 के दरमियान इन्होंने दो घटनाएं हुई थी। एक, इन्होंने जो है मसूलीपट्टनम में अपनी फैक्ट्री लगाई थी। दूसरी, इन्होंने 1605 में ही, यहाँ पर हम लिख देते हैं, 1605 में इन्होंने यहाँ पर ही जो है एक स्थान था अम्बायान या अम्बायना। क्या नाम था उसका? अम्बायना।
अम्बायना। तो 1605 में इन्होंने अम्बायना जीता। अम्बायना कहाँ पे था? अम्बाना यही इंडोनेशिया का एक द्वीप था जहाँ जो है इन्होंने 1605 में अम्बायना को जीता। अम्बायना को इन्होंने जीता। अम्बायना को जीतने के बाद इन्होंने फिर आगे आप देखोगे इस प्रकार से अम्बायना इन्होंने जीत लिया, और अम्बायना को जीतने के बाद इन्होंने जो है यहाँ पर एक स्थान है, यहाँ पर पुलिकट, ये आपका कोरोमंडल तट पर ही स्थित है पुलिकट। तो पुलिकट पे इन्होंने जो है 1610 ईस्वी में इन्होंने अपनी जो है दूसरी फैक्ट्री लगाई थी भारत में, जहां पर ये जो है वस्त्रों का व्यापार करते थे। क्या करते थे? वस्त्रों का व्यापार। ये वस्त्रों का व्यापार करते थे। साथ ही साथ इन्होंने 1610 में के करीब ही जो है यहां पर बारूद का कारखाना भी लगवाया था। क्या लगाया था इन्होंने? बारूद का कारखाना लगाया था। कहां पर? पुलिकट पे ही। दूसरी बात, यहां पर इन्होंने एक टकसाल भी लगाई थी। टकसाल क्या होता है दोस्तों? टकसाल होता है जहां पर सिक्कों की ढलाई होती है। तो उस तरीके से 1610 के पास ही जो है डचों ने यहाँ पर ही पुलिकट के पास ही जो है टकसाल लगाई थी, जहाँ पर एक सोने का वहाँ पर ये सोने का सिक्का ढालते थे। सोने का सिक्का ढालते थे वो, और उस सोने के सिक्का को कहा गया था पगोडा। उसे क्या कहा गया था? पगोडा कहा जाता था। तो दो चीज़ें पुलिकट पे इन्होंने की थी। इन्होंने क्या किया? इन्होंने यहाँ पर वस्त्रों का व्यापार। तो इस तरीके से जो है इन्होंने यहाँ पर क्या किया? टकसाल लगाई जहाँ पर ये सोने का सिक्का ढालते थे, और जो है यहाँ पर क्या करते थे? इन्होंने सोने का सिक्का ढाला जिसको कहा गया पगोडा। तीसरी बात क्या किया? इनकी जो मुख्यालय था, इनकी जो कंपनी का जो मुख्यालय था वो था यहीं पे इन्होंने बनाया। लगभग ये सोने इनका जो पुलिकट जो था वो लगभग 1690 तक जो है मुख्यालय रहा। किसका? डचों का यहाँ पर रहा। उसके बाद 1690 के बाद जो है इनका जो मुख्यालय हो गया वो हो गया नागपट्टनम। क्या हो गया? नागपट्टनम हो गया। तो ये चीज़ें इसमें देखी। 1610 तक की चीज़ें हमने समझ ली कि किस प्रकार से 1602 में इन्होंने अपनी कंपनी बनाई। 1610 में इन्होंने पुलिका जो है 1602 में इनकी कंपनी बनी। 1605 में इन्होंने मसूलीपट्टनम में फैक्ट्री लगाई। उस तरीके से फिर जो है पुलिकट पे जो है इन्होंने अपनी फैक्ट्री लगाई जहाँ पर ये वस्त्रों का व्यापार करते थे। इन्होंने बारूद का कारखाना लगाया। इन्होंने जो है टकसाल लगाई, पगोड़ा जो कहा गया सोने के सिक्के को, और ये जो है इनका पुलिकट का जो ये मुख्यालय रहा और लगभग 1690 तक रहा। 1610 तक की चीज़ें समझी। 1613 में एक और घटना घटी। 1613 में आप यहाँ देख रहे हो, ये है जकार्ता। तो 1613 में डचों ने जकार्ता को भी जीत लिया। ठीक है, इसको जीत लिया जकार्ता को। और जो है जकार्ता को जो इन्होंने जीता, तो जकार्ता पे ही बहुत सारे खंडहर थे, और उन्हीं खंडहरों पर इन्होंने एक शहर बसाया जिसका नाम था विटेविया। क्या नाम था उसका? विटेविया। और विटेविया था। दूसरी बात क्या था कि विटेविया काफ़ी महत्वपूर्ण भी था, क्योंकि जो कोरोमंडल के तट का जो ये व्यापार करते थे उसका संचालन और उसका जो कमांडिंग इनका जो सेंटर था वो विटेविया था। यानी जो माल ये यहाँ से खरीदते थे यहाँ तक आगे, उस माल को ये सबसे पहले ये विटेविया आता था, और विटेविया से ही वो माल फिर जो है इनके वहाँ नीदरलैंड जाता था। तो एक हिसाब से अगर देखा जाए तो विटेविया इनका कमांडिंग और इनका कलेक्शन सेंटर था, बहुत महत्वपूर्ण था विटेविया। फिर इन्होंने जो है 1613 में इन्होंने जो है यहाँ पर जो है इसको जीत लिया था। दूसरी बात, एक और घटना घटी थी 1641 में। 1641 में इन्होंने क्या किया? इस तरीके से यहाँ पर आप देख रहे हो, तो ये जकार्ता और मलाया प्रायद्वीप के बीच में एक जलसंधि है जिसका नाम है मलक्का की जलसंधि। क्या नाम है?
मलक्का की जल संधि। वाटर स्ट्रेट ऑफ मलक्का ये काफ़ी महत्वपूर्ण जल संधि थी, प्राचीन काल में भी और आज वर्तमान में भी काफ़ी महत्वपूर्ण थी। पहले जब व्यापार होता था, यहाँ के साइड्स का जो व्यापार होता था, इस तरीके से आप देख सकते हो यूरोपियों का, भारत का, इस तरीके से पुर्तगाल, स्पेन, अंग्रेज़ों का जो व्यापार होता था यहाँ के देशों के साथ। अब यहाँ के देशों में इस तरीके से आप चले जाइए, आपका फिलीपींस है, जापान है, चाइना है, का जो व्यापार होता था प्राचीन समय में वो जो है मलक्का की जल संधि के द्वारा ही होता था। आज वर्तमान में चाइना का लगभग आधी से ज़्यादा जो व्यापार है वो मलक्का की जल संधि पर टिका हुआ है। अगर ये वाटर स्ट्रेट को बंद कर दिया जाए तो चाइना इज़ फिनिश्ड, चाइना ख़त्म हो जाएगा। तो उसी तरीके से ये जो जल संधि थी ये काफ़ी महत्वपूर्ण थी। तो इस जल संधि पर मैंने बताया था आपको पिछली क्लासेस में कि इस जल संधि पर पुर्तगालियों का अधिकार था। डचों का जो मुख्य फोकस था वो इसको जीतना था। इसके लिए डचों ने बहुत ज़्यादा परिश्रम किया था और बहुत ज़्यादा स्ट्रगल के बाद लगभग 1641 में डचों का मलक्का जल संधि पर अधिकार हो गया। ठीक है, मलक्का की जल संधि पर किसका अधिकार हो गया? डचों का। जब इनका यहाँ पर अधिकार हो गया तो इनकी जो स्थिति थी वो भारत में और मजबूत होती गई। इनकी स्थिति भारत में क्या होती गई? और मजबूत होती गई और दिन पर दिन जो है इनका जो है और ज़्यादा इनका जो वो बढ़ने लगा। इन्होंने एक और महत्वपूर्ण बात की थी यहाँ पर पुलिकट में। ये जो पुलिकट आप देख रहे हो यहाँ पर इन्होंने एक चीज़ और की थी। यहीं पर इन्होंने एक गोल्ड्रिया किला भी बनवाया था। जो है यहाँ पर ही इन्होंने एक किला बनवाया था पुलिकट के पास ही, गोल्ड्रिया किला, गोल्ड्रिया पोर्ट या इसे किला भी कह सकते हैं हम। ये किला बनाया था। ये पहला ऐसा किला था जिसकी पूरी तरीके से किलेबंदी की गई थी और ये बहुत महत्वपूर्ण किला था जो कि कहाँ पर था? बनवाया था डचों ने, पुलिकट में बनाया था। तो इस प्रकार से इन्होंने जो है यहाँ पर इन्होंने गोल्ड्रिया किला बनाया था और किस प्रकार से धीरे धीरे जो है इस तरीके से अगर आप देखेंगे। अच्छा, आपने अभी जो भी हम पढ़ रहे हैं ये सब चीज़ें भारत में जो है यूरोपीय कंपनियों के आगमन का ही पढ़ रहे हैं सब कुछ। ये जो चीज़ें अभी हमने जो आपको भारत में यूरोपीय कंपनियों की जो आगमन पढ़ाया था वो इंट्रोडक्शन क्लास थी। उसके बाद मैंने आपको पुर्तगालियों के आगमन को पढ़ाया था। उसी तरीके से ये भारत में डचों का आगमन, ये भी एक पुर्तगाली कंपनियां हैं, ये सब चीज़ें हैं। अगर देखा जाए इसको अगर देखा जाए तो इसको एक रफली हम देखते हैं कि किस प्रकार से, मान लीजिए 1498 में क्या आए थे? पुर्तगाली आए थे। उसके बाद फिर 1595 और 96 के पास कौन आए थे? डच आए। ठीक है, फिर उसके बाद 1600 में अंग्रेज़ आए। 1616 में डेनिस भी भारत आए थे, ये भी हम पढ़ेंगे। डेनिस भी भारत आए थे, लेकिन ये ज़्यादा समय तक भारत में नहीं रहे थे। अगली क्लासेस में किसी एक जो है हम आगे अभी और भी बहुत क्लासेस होंगी हमारी, जो है फ्रांसीसियों का आगमन, अंग्रेज़ों का आगमन, उसी में अंत में हम आपको डेनिस का आगमन भी बता देंगे थोड़ा, किस प्रकार से डेनिस आए थे और कुछ ही समय तक ये रहे थे। उसके बाद फिर आए थे 1664 में आए थे। कौन आए थे? फ्रांसीसी आए थे। 1664 में कौन आए थे? फ्रांसीसी आए थे। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि पहले नंबर पर है पुर्तगाली, दूसरे नंबर पर है डच, तीसरे पर अंग्रेज, चौथे पे डेनिस और पांचवें पे है फ्रांसीसी। लेकिन अगर इनकी कंपनियों की स्थापना के क्रम को देखा जाए तो सबसे पहले तो आपका ये है पुर्तगाली है। कौन है? पुर्तगाली। लेकिन अगर दूसरे नंबर की बात की जाए तब वहाँ पर डच नहीं होंगे, तब वहाँ पर कौन हो जाएंगे? तब वहाँ पर होंगे अंग्रेज। तब वहाँ पर दूसरे नंबर पे कौन हो जाएंगे? अंग्रेज। और ये जो डच हैं वो तीसरे नंबर पे पहुँच जाएंगे। क्यों? क्योंकि जो अंग्रेज बाद में तो आए थे, लेकिन उन्होंने जो अपनी कंपनी है जिसका नाम है ईस्ट इंडिया कंपनी, उसको उन्होंने 1600 में स्थापित कर लिया था। लेकिन जो डच की कंपनी थी वेरी गंदे ओस्ट इंडीज़, ये जो है 1602 में बनी थी। तो उस क्रम में जो है तो पहले नंबर पुर्तगाली, दूसरे नंबर पर अंग्रेज और तीसरे नंबर पर डच, फिर उनके आगे के क्रम में डेनिस और फ्रांसीसी आएंगे। तो
तो ये सब चीज़ें इसमें आपने तो कुछ इस प्रकार से हमने अब तक देखा कि इन्होंने जो है 1641 में इन्होंने मलक्का पर अधिकार कर लिया और एक हिसाब से इनका जो है लगभग 1750 तक आते आते भारत के लगभग 39% में, यानी 39% इनकी हिस्सेदारी भारत में व्यापार में हो गई, यानी लगभग भारत के 39% भाग व्यापारिक भाग पर इनका अधिकार हो गया था। यानी व्यापार के दृष्टिकोण से ये अंग्रेजों से आगे थे। आगे हम पढ़ेंगे किस प्रकार से अंग्रेज जो है ये अंग्रेजों के सामने टिक नहीं पाए, वो तो एक भाग की बात थी। लेकिन अगर देखा जाए स्टार्टिंग में, आरंभ में देखा जाए तो इन्होंने ये जो लगभग जो है व्यापार में जो है अंग्रेजों से बहुत आगे थे। 1641 में इन्होंने जो है तो मलक्का पर अधिकार कर लिया और पुर्तगालियों की एक हिसाब से उनकी रीढ़ की हड्डी को तोड़ दिया। 1658 तक आते आते यहाँ आप देखोगे, यहाँ पर आपको जो है श्रीलंका है। पहले श्रीलंका को सिलोन कहा जाता था, सिलोन। तो 1458 में क्या 1400 यहाँ पर हम लिख देते हैं 1658 में इन्होंने सिलोन को पर भी अधिकार कर लिया था। किस पर? सिलोन पर। सिलोन पर कब्जा हो गया था इनका। ठीक है, ये देखा। तो यानी अगर हम इसको एक व्यवस्थित क्रम में देखें तो हम इसमें देखेंगे कि किस प्रकार से इन्होंने जो है तो 1502 में अपनी कंपनी बनाई। 1502 में जो है इन्होंने अपनी जो है 1602 में इन्होंने अपनी एक कंपनी बनाई और 1602 में इन्होंने वांटम जीता। 1605 में इन्होंने जो है अंबाना जीता और 1605 में ही इन्होंने भारत में अपनी पहली कोठी जो है मसूलीपट्टनम में बनाई। उसके बाद इन्होंने जो है फिर पुलिकट में अपनी जो है कंपनी बनाई, अपनी फैक्ट्री स्थापित की, अपने केंद्र को स्थापित किया और इस तरीके से फिर धीरे धीरे इन्होंने 1613 में इन्होंने जो है जकार्ता को जीता और जकार्ता पे इन्होंने जो है एक विटेविया शहर बसाया। उसके बाद फिर धीरे धीरे इन्होंने जो है 1641 में इन्होंने मलक्का को जीता। 1658 में इन्होंने जो है सिलोन पर अपना अधिकार कर लिया। तो ये सब चीज़ें देखा हमने इसमें किस प्रकार से ये जो है आगे यहाँ पर बढ़ते चले गए। अब हम इसमें थोड़ा और देखते हैं इसको आगे कि किस प्रकार से इन्होंने भारत में कहाँ कहाँ पर अपनी फैक्ट्रियाँ लगाई और कितना क्या क्या वो वहाँ पर व्यापार करते थे। तो एक एक चीज़ों को हम यहाँ पर समझते हैं। इन्होंने यहाँ मछलीपट्टनम में आपने देखा, ऊपर यह जो बंगाल का एरिया है, बंगाल के एरिया में यहाँ पर बंगाल में ही कासिम बाज़ार में, यहाँ पर कासिम बाज़ार में कासिम बाज़ार में इन्होंने एक जो है रेशम की चक्री लगाई। क्या लगाई थी? रेशम चक्री। कासिम बाजार में इन्होंने रेशम की चक्री लगाई थी, जहाँ पर ये जो है इस रेशम की चक्री के पास लगभग जो है 3000 कर्मचारी काम करते थे। 3000 कर्मचारी यहाँ पर काम करते थे। ठीक है, और यहीं पर ही जो है इनकी जो है मुगल के जो सैनिक थे वहाँ पर उससे कई बार इनकी झड़प भी हुई थी। यहाँ पर रेशम चक्री, उसी के नीचे यहाँ पर ही जो है एक स्थान है बंगाल के में ही चिंसुरा में ये रेशमी वस्त्रों का व्यापार करते थे। किसका करते थे? यहाँ पर हम देखते हैं रेशमी वस्त्रों का, रेशमी वस्त्र। ठीक है, रेशमी वस्त्र का करते थे। सोरा का भी ये व्यापार यहाँ करते थे। अफीम का भी जो है ये यहाँ पर व्यापार करते थे। कहाँ पर? चिंसुरा में। कहाँ पर है? ये जो है बंगाल में है। तो ये अफीम का भी, यानी चिंसुरा में ये रेशमी वस्त्रों का, सोरा का और अफीम का व्यापार करते थे। फिर नीचे आप यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर लगभग यहाँ नीचे, तो यहाँ पर यह उड़ीसा के पास, तो यहाँ पर बालासोर में भी इन्होंने जो है अपनी एक फैक्ट्री लगाई थी, जहाँ पर ये वस्त्रों का व्यापार यहाँ पर भी करते थे बालासोर में। तो आप देखोगे कि ये जो कोरोमंडल तट का जो निचला हिस्सा है और ऊपर का हिस्सा, ये सबसे ज़्यादा यहाँ पर ये वस्त्रों के ही व्यापार पर जो है अपना ध्यान रखते थे। तो यहाँ पर ये वस्त्रों का व्यापार करते थे। उसके बाद फिर नीचे थोड़ा आएंगे हम यहाँ पर, तो इस तरीके से इन्होंने जो है चिंसुरा में एक जो है रेशमी वस्त्रों का, सोरा का, अफीम का व्यापार करते थे। बालासोर में भी ये वस्त्रों का व्यापार करते थे। नीचे यहाँ पर जो है इन्होंने यहाँ पर, इसको मिटा देते हैं थोड़ा हम,
यहाँ पर इन्होंने कराईकल में भी अपनी एक फैक्ट्री लगाई, और नीचे फिर यहाँ पर है नागपट्टनम में भी जो है इन्होंने अपनी फैक्ट्री लगाई। यहाँ पर मद्रास है, मद्रास में भी इन्होंने अपनी फैक्ट्री लगाई इस तरीके से। और दूसरी बात, नागपट्टनम यानी 1690 के बाद जो इनका जो मुख्यालय हो गया था वो क्या हो गया था, वो नागपट्टनम हो गया था उस तरीके। उसके बाद फिर जो है इन्होंने यहाँ पर लगाई, और उसके बाद फिर इन्होंने यहाँ पर सूरत में अपनी फैक्ट्री लगाई, और सूरत में ये सूती वस्त्रों का व्यापार करते थे। किसका करते थे? सूती वस्त्रों का व्यापार करते थे। ये सूती वस्त्रों का यहाँ व्यापार करते थे। और उसके बाद क्या करते थे फिर यहाँ पर, और ये सबसे अधिकतम मुनाफा वाला क्षेत्र था। जो सूरत था ये अधिकतम मुनाफा वाला क्षेत्र था, अधिकतम मुनाफा वाला क्षेत्र था ये सूरत। और यहाँ पर ये सूती वस्त्रों का व्यापार करते थे। उसके नीचे फिर इन्होंने जो है कुछ समय के बाद इन्होंने यहाँ कोचीन पर भी कब्जा कर लिया था 1663 में। 1663 में झड़प हुई थी जो है पुर्तगालियों प्लस डचों व कालीकट के राजा। तो इसमें पुर्तगाली एक तरफ थे और डचों और जो है डच और जो है कालीकट के राजा एक तरफ थे, जिसमें जो है पुर्तगालियों की हार हुई थी। और कोचीन पर भी जो है इनका अधिकार हो गया था। किसका? इनका अधिकार हो गया था। तो कुछ इस प्रकार से लगभग इन्होंने काफ़ी क्षेत्रों पर जो है इनका अधिकार रहा। यहाँ पर पटना में भी इन्होंने अपनी एक फैक्ट्री लगाई थी। उत्तर प्रदेश के भी हिस्से पे भी इन्होंने कुछ अपनी फैक्ट्रीज लगाई थी। तो कुछ इस तरीके से पुर्तगाली डच लगातार अपनी शक्ति को भारत में बढ़ा रहे थे, और उनकी शक्ति दिन पर दिन बढ़ती भी जा रही थी। इसका जो है प्रत्यक्ष प्रमाण हम यहाँ देख सकते हैं, किस प्रकार से जगह जगह पे उन्होंने अपनी फैक्ट्रीज लगाई, किस प्रकार से वो जो है अपने व्यापार को आगे बढ़ाते गए। लेकिन एक समय ऐसा आया कि जब जो है अंग्रेज और फ्रांसीसियों में युद्ध हुआ, और फ्रांसीसियों को अंग्रेज़ों ने एकदम भारत से भगाने का काम किया। और उस समय लगातार बक्सर का युद्ध या फिर प्लासी के युद्ध के बाद जो अंग्रेज़ों की शक्ति मजबूत हुई भारत में, तब जो है ये जो है मात खाने लगे अंग्रेज़ों से। डच अंग्रेज़ों से ये मात खाने लगे। और 1759 में एक युद्ध हुआ जिसका नाम था वेदरा का युद्ध। क्या हुआ? वेदरा का युद्ध। वेदरा का युद्ध हुआ था। कभी हुआ था? 1759 में। 1759 में वेदरा का युद्ध हुआ। तो वेदरा का युद्ध हुआ 1759 में, और इस युद्ध में जो है डचों की पराजय हुई। और ये एक निर्णयकारी समझ लीजिए एक युद्ध हुआ जिसमें जो है डचों की जो शक्तियों को लगभग सीमित सा कर दिया था। क्या कर दिया गया था? इनकी शक्तियों को सीमित कर दिया गया, और इनकी जो है इनको ये कहा गया कि अंग्रेज़ों के द्वारा कि सिर्फ आप जो है किसी राजनीतिक मामले में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, आपका काम सिर्फ व्यापार तक ही सीमित रहेगा। उसके बाद क्या हुआ कि लगातार युद्ध चलता रहा, युद्ध हो रहा था। युद्ध भारत में तो झड़प हो ही रही थी इनकी, यूरोप में भी युद्ध चल रहे थे। और इस युद्ध में लगभग जो है 1795 में एक जो है संधि की गई थी जिसका नाम था पेरिस की संधि। बहुत महत्वपूर्ण संधि थी ये पेरिस की संधि। तो 1795 में एक संधि हुई जिसका नाम था पेरिस की संधि। पेरिस की संधि जो हुई, तो इस संधि के जो है कारण जो है लगभग समझ लीजिए कि इनकी शक्ति को एकदम ख़त्म सा कर दिया गया था। और इनके जो विजित क्षेत्र थे आप देख सकते हो, कोचीन, कराईकल, नागपट्टनम, पुलिकट, जो है मद्रास, मसूलीपट्टनम, उस तरीके से कासिम बाजार, चिंसुरा, पटना, ये जितने भी इनके जो क्षेत्र थे उन पर जो है किसका अधिकार हो गया था? उन पर अंग्रेज़ों का अधिकार हो गया था। यहाँ तक कि सूरत पर भी इनका अधिकार हो गया था। और ये सब सारे जो इनके जो चीज़ें थी वो सब अंग्रेज़ों के हिस्से में आ गए थे।
लेकिन कुछ समय के बाद कुछ एक हिस्सों पर, मतलब कुछ एक हिस्सा, समझ लीजिए एक ही हिस्सा, ये जो सूरत था, ये कुछ शर्तों के साथ इनको पुनः दिया गया था। किसको? डचों को दिया गया था कि भाई आप व्यापार करिए। लेकिन 1824 में एक घटना हुई, 1824 में, जिसमें डचों ने इस सूरत को जो है अंग्रेज़ों को बेच दिया और ये जो है हमेशा के लिए जो है यहाँ पर जो है यहाँ से चले गए, अपने देश नीदरलैंड चले गए। तो कुछ इस प्रकार से हमने ये देखा कि किस प्रकार से ये कंपनी भारत में आई, इसने व्यापार किया, इसने प्रमुख क्षेत्रों पर अपने फैक्ट्रीज, अपनी कोठी लगाई, लेकिन अंग्रेज़ों से ये लोहा ना ले सकी और इन्होंने जो है इनका धीरे धीरे पतन। ये हम जानते हैं कि किस प्रकार इनके पतन के क्या कारण थे। कुछ इनके पतन के कारणों को हम देखते हैं। पतन के कारण, इनका जो पतन के कारणों में कुछ प्रमुख कारण हम देख लेते हैं। एक था इनका था व्यापारिक नीतियों में कमी। इसको देख लेते हैं। देखिए इनकी जो व्यापारिक नीति थी तो आरंभ में तो वो सही थी, लेकिन दिन पर दिन क्या हो गई, उसमें कुछ कमियां आती गई और कमी का फलस्वरूप क्या हुआ कि जिस तरीके से जो प्रमुख, जहां पर इनका ध्यान वही होता था जहां पर चीज़ें ज़्यादा इनको बेनिफिट मिलता था, कम बेनिफिट वाले क्षेत्रों पर इनका ध्यान नहीं होता था। इनके जो व्यापारिक नीति थी तो प्रारंभ में तो सही थी, लेकिन दिन पर दिन जो है उसमें कमी आती गई। तो व्यापारिक नीतियों में कमी भी जो है इनका एक प्रमुख कारण था। दूसरा था कंपनी के अंदर भ्रष्टाचार। कंपनी के भीतर भ्रष्टाचार। कंपनी के जो वर्कर थे, जो यहाँ के अधिकारी थे, उनमें काफ़ी घूसखोरी और जो है इनके जो है रिश्वत लेना देना, ये सब चीज़ें यहाँ पर जो थी। कुछ जो है चंद पैसों के लिए लोग क्या कर, जो यहाँ के जो अधिकारी थे वो अपने ईमान को बेच देते थे। तो इस कारण जो है तो यहाँ पर जो है कंपनी के भीतर भ्रष्टाचार था, इसके पतन का मुख्य कारण ये भी था। तीसरा था, मैंने आपको आरंभ में बताया था कि जो एक कंपनी थी जिसका नाम था यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड, ये कंपनी एक शेयर पर आधारित कंपनी थी जो अपने जो है शेयर धारकों को सबसे ज़्यादा जो है तो वो रिटर्न्स देती थी। और ये कंपनी उस समय क्योंकि घाटे में चल रही थी, ये कंपनी का लॉस हो रहा था भारत में, लेकिन फिर भी जो इसके शेयर धारक थे ये उनको 18% ही जो है रिटर्न देती थी। इसने रिटर्न के प्रतिशत को कम नहीं किया और वो जो है इनका तीसरा कारण भी था। तीसरा भी इसका यही कारण बना था। चौथा था इसका राजनीतिक अस्थिरता। राजनीतिक अस्थिरता भी इसका जो है एक प्रमुख कारण था कि राजनीति ये व्यापार तक ही रहे। इन्होंने खुद को जो है अपग्रेड नहीं किया, ये व्यापार तक ही रहे और इन्होंने जो है राजनीति में अपनी दिलचस्पी नहीं दिखाई। जिस प्रकार से आप देखोगे कि अंग्रेज़ों ने भारत में हमेशा वो जो भारत की किसी भी राजा के वो आंतरिक मामले में हस्तक्षेप करते थे, वो अपनी नाक वहाँ डालते थे। लेकिन जो डच थे इनका जो सीधा सा मतलब होता था वो व्यापार तक ही रहता था, व्यापार के आगे इन्होंने जो है चीज़ों को सोचा नहीं था। तो यही इनके पतन का एक महत्वपूर्ण कारण था। दूसरा था ईस्ट इंडिया कंपनी से प्रतिस्पर्धा। लगातार ईस्ट इंडिया जो कंपनी थी जो 1600 में बनी थी, तो वो इस कंपनी की मुख्य रूप से प्रतिद्वंदी थी। तो इसकी प्रतिद्वंदिता भी इसका एक पतन का प्रमुख कारण था। जो है अगला इसका जो पतन का कारण था वो था मलय द्वीप समूह पर विशेष ध्यान। क्या था? मलय द्वीप समूह पर विशेष ध्यान। मलय द्वीप समूह पर विशेष इनका ध्यान था। इनका जो पतन का जो मुख्य कारण था वो था राजनीतिक और आर्थिक प्रतिस्पर्धा। राजनीतिक और आर्थिक प्रतिस्पर्धा भी इनके अंत का एक प्रमुख कारण था। तो इस प्रकार से हमने इनके बारे में देखा किस प्रकार से ये भारत आए और इन्होंने जो है भारत से व्यापार किया और भारत से व्यापार करने के बाद कैसे ये जिन्होंने खुद को यहाँ पर स्थापित किया, इन्होंने अपने जो है हर सारी चीज़ें यहाँ पर की। और एक वक्त ऐसा आया
कि जब वेदरा का युद्ध हुआ और वेदरा के युद्ध में ये एकदम हताश हो गए और फिर धीरे धीरे इनकी शक्तियाँ छीनती गई और एक ऐसा समय आया पेरिस की संधि में कि जब इनकी सारी शक्तियाँ ख़त्म हो गई और लास्ट सूरत को ये अंग्रेज़ों को बेच करके पुनः अपने देश नीदरलैंड लौट गए। तो कुछ इस प्रकार से एक कहानी के रूप में हमने इसको समझा है। आशा है कि आप सबको ये क्लासेस बेहतर लगी होगी और अगर आपको अच्छी लगी हो तो इस क्लास को जो है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए, जिसके कारण हम जिसके आपके इस सपोर्ट से हमें एक जो है मोटिवेशन मिलेगा, हमें एक उत्साह मिलेगा, जिससे हम ऐसे ही क्लासेस आपके लिए ला सकेंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। तो कुछ इस प्रकार से आपने इसको बेहतर समझा। लगातार इसके आप नोट्स भी बनाते रहिए, प्रिपरेशन अपनी करती रहिए। मिलते हैं अगली क्लास में। हमारी जो अगली क्लासेस होगी वो होगी भारत में अंग्रेज़ों का आगमन। उसमें हम भारत में अंग्रेज़ों के आगमन को विधिवत समझेंगे, एक एक पॉइंट को समझेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।